आज हम बात करेंगे सोशल इकोलॉजी पर, सामाजिक पारिस्थितिकी। जब हम सामाजिक पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो विशेष रूप से आज हम आर के मुखर्जी की बात करते हैं। आर के मुखर्जी साहब ने लखनऊ स्कूल ऑफ सोशोलॉजी के रूप में काम किया और अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने मूल्यों के समाजशास्त्र पे बहुत काम किया, रीजनल प्लानिंग पे बहुत काम किया। उन्होंने सामाजिक पारिस्थितिकी के बारे में जो पूर्व के कई विद्वानों जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, उससे थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए बात कही। उन्होंने मानव परिस्थितिकी और सामाजिक परिस्थितियों को अलग रूप में समझाने का प्रयास किया। भूविज्ञान शास्त्री, भूगोलवेत्ता, जीव वैज्ञानिक सभी मिलकर पारिस्थितिकी की रचना कर सकते हैं। पारिस्थितिकी पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। हम बात अगर करते हैं मुखर्जी साहब की, तो आपका कहना है कि सामाजिक पारिस्थितिकी का जो अर्थ है वो मानव का एक दूसरे के साथ संबंध तथा पर्यावरण के साथ उसका सामंजस्य है। मतलब मानव एक दूसरे के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से संबंध बनते हैं, लेकिन उस संबंधों के बनने में पर्यावरण का बहुत बड़ा हाथ है। एक खास पर्यावरण ही उनके बीच संबंध को मेंटेन करता है। जैसे कि अब हम कहें कि गांव के का पर्यावरण अलग है, शहर का पर्यावरण अलग है, बड़े महानगरों का पर्यावरण अलग है, छोटे महानगरों का पर्यावरण अलग दिखाई पड़ता है। इसी तरह से व्यवसाय के दौरान अलग तरह के संबंध बनते हैं, दूसरे कामों के दौरान अलग तरह के संबंध बनते हैं। तो एक तरह से ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई। 1945 में उन्होंने सोशल इकोलॉजी पुस्तक में इस चीज़ को और डिटेल में बताने का प्रयास किया है। मानव पारिस्थितिकी एक नया विज्ञान है। पारिस्थितिकी का अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह से बॉटनी से जुड़ा, वनस्पति शास्त्र से जुड़ा हुआ है इसका संबंध। इसके अंतर्गत पौधों के विकास है की प्रक्रिया, भूमि संबंधी विशेषताओं और जलवायु से प्रभावित होती है। जहाँ की जलवायु अच्छी रहती है वहाँ पौधे अच्छी तरह से रहते हैं। इसी तरह से वहाँ जहाँ पर भूमि बहुत अच्छी रहती है वहाँ पौधे अच्छी तरह से रहते हैं। जहाँ की भूमि बहुत अच्छी नहीं रहती, अगर रेगिस्तान है, तो वहाँ पर पौधे अच्छी तरह से पनप नहीं पाते। तो जो पौधों के चारों ओर का पर्यावरण है वही उसकी पारिस्थितिकी कहलाती है। अगर हम जंतु विज्ञान की बात करते हैं तो जंतु विज्ञान एक तरह का वह अध्ययन है। यह कहा जाए जंतु विज्ञान में हम जब अध्ययन करते हैं तो वो किस तरह के जीवधारी अपने भौतिक पर्यावरण से अनुकूलन करते हैं, यानी हमारे जितने भी जीवधारी अपने भौतिक पर्यावरण से किस तरह से अनुकूलन करते हैं, इस बारे में अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत। इसे जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी कहा जाता है। अर्थात जीव विज्ञान में दूसरे रूप में बात की जाती है। इसी तरह से मानव का जो विकास की बात आती है तो वो एक बड़ी सीमा तक उसके चारों ओर की परिस्थिति संबंधी दशाओं पर निर्भर करता है। यानी उसके चारों तरफ का इन्वायरमेंट कैसा है, चारों तरफ का परिस्थिति कैसी है, यानी उस पर निर्भर करता है। इसे व्यापक अर्थों में मानव पारिस्थितिकी कहते हैं। मुखर्जी साहब ने पारिस्थितिकी को यानी इकोलॉजी को की अवधारणा को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। एक तो मानव पारिस्थितिकी और दूसरा सामाजिक पारिस्थितिकी। जब हम मानव परिस्थितिकी की बात करते हैं तो ये समान परिस्थितिकी की एक शाखा है जो हमें क्षेत्रीय संतुलन, विभिन्न क्षेत्रीय प्रशासन के आधार पर सिद्धांतों से परिचय कराती है। यह एक तरह की व्यापक अवधारणा है। इसको हम व्यापक अवधारणा के रूप में कहते हैं, जिसमें मानव के पर्यावरण, जीव रचना संबंधी विशेषताओं तथा विभिन्न प्रकारों के बीच पाए जाने वाले संतुलन का समन्वयात्मक आधार पर अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें हम मुख्य रूप से उस बात करते हैं जो मानव का पर्यावरण है और जीव रचना संबंधी विशेषताएं उनमें तथा विभिन्न प्रकारों के बीच जो पाए जाने वाला जो संतुलन है, किस तरह से संतुलन होता है, किस तरह से समन्वयात्मक आधार है, उन सब बातों का अध्ययन करते हैं। जबकि सामाजिक परिस्थिति की बात जब करते हैं तो मुखर्जी साहब कहते हैं सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा मानव परिस्थिति से भिन्न है। यहीं पर हम बात करते हैं मुखर्जी साहब की, वो इस बात को अलग कहते हैं। जब हम मानव परिस्थिति की बात हम करते हैं तो वे किसी एक समूह के जीवन पर भौगोलिक दशाओं के प्रभाव का अध्ययन की बात की जाती है। मतलब कोई एक समूह हो, उस समूह के ऊपर जो जीवन पर जो भौगोलिक दशाएं हैं,
आसपास का जो भौगोलिक रूप है उनके प्रभाव का अध्ययन मानव पारिस्थितिकी में किया जाता है। जबकि सामाजिक पारिस्थितिकी की जब बात की जाती है तो उसमें उन प्रक्रियाओं के बारे में बात की जाती है जिसके अनुसार मनुष्य अपनी सामाजिक रचना और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से कैसे अनुकूलन करता है, इन सब बातों में बात की जाती है। अर्थात सामाजिक परिस्थिति में एक तरह का वह अध्ययन है जिसमें स्थान की बात की जाती है, व्यवसाय की बात की जाती है, समय की बात की जाती है। उनके अनुसार संबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति और समूह एक दूसरे के साथ किस तरह से सहयोग करते हैं, किस तरह से प्रतिस्पर्धा करते हैं, किस तरह से समायोजन करते हैं, उन सब अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक तरह से यहाँ पर बात कहें, वहाँ मानव परिस्थिति में भौगोलिक दृष्टिकोण की बात की जाती है, भौगोलिक दशाओं का प्रभाव की बात की जाती है। और यहाँ पर हम एक तरह से जो स्थान है, किस स्थान की बात करते हैं, जैसे कि अभी हम कह रहे थे कि शहर है, गांव है, या ऐसा स्थान है जो भीड़ भाड़ वाला है, उस तरह के स्थान का इम्पोर्टेंस रहती है। इसके साथ साथ व्यवसाय, किस तरह का व्यवसाय कर रहा है, समय की बात भी की जाती है। उसके अनुसार आदमी जब संबंध स्थापित करने वाले जो व्यक्ति हैं या समूह हैं, वो एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो ये सब चीज़ें सामाजिक परिस्थिति। इस तरह से सामाजिक परिस्थिति की और मानव परिस्थिति की दोनों अलग दिखाई पड़ती है। सामाजिक परिस्थिति में हम विभिन्न, उन्होंने खासकर मुखर्जी साहब ने कई तत्वों की बात कही है जिसके आधार पर उसको समझाया जा सकता है। जैसे एक तत्व है क्षेत्र की बात की जाती है। क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी क्षेत्र के आधार पर मानव सामाजिक परिस्थिति अलग अलग दिखाई पड़ती है, अलग अलग दृष्टिकोण समझ में आता है। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की, अगर उड़ीसा का दृष्टिकोण देखते हैं तो वहाँ का जो दृष्टिकोण है मानव यानी समाज के लोगों का, वो एक अलग तरीके का है। जबकि अगर हम बात करते हैं इधर उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ का एक अलग दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। इसी तरह से अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहाँ का एक अलग माहौल दिखाई पड़ता है। इसी तरह से कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ एक अलग दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। इसी तरह से जनसंख्या, दूसरा तत्व कह सकते हैं, जनसंख्या और रहन सहन के प्रतिमान, ये भी उसी तरह से है। कहीं कहीं की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, कहीं की जनसंख्या का जो दृष्टिकोण होता है वो अलग तरह का, कहीं का रहन सहन अलग होता है। उससे सामाजिक परिस्थिति का दृष्टिकोण समझा जा सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि रहन सहन का तरीका अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग देशों में अलग अलग है। उस तरह से उसको समझने का प्रयास किया जा सकता है। इस तरह से समुदाय की जो रचना है, हम अमेरिकी समाज की रचना देख सकते हैं, अफ्रीकी समाज की रचना देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन समाज की रचना देख सकते हैं, और उसी तरह से हम भारत के समाज की रचना देख सकते हैं। उसका कंपेरिजन अगर हम चाइना से करते हैं तो चाइना का दृष्टिकोण एक अलग तरह का दिखाई पड़ता है। तो इसमें हम इन तत्वों के आधार पर समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसी तरह से सामाजिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस की जब बात करते हैं तो वो भी एक तरह का तत्व है। तो सोशल स्टेटस के आधार पर भी हम अलग अलग लोग स्टेटस के लोगों को अलग अलग रूप में देख सकते हैं, उनके व्यवहारों को अलग देख सकते हैं। इसके साथ साथ पारिस्थितिकी की जो प्रोसेसेस हैं, प्रक्रिया हैं, उनको भी हम इस तरह से समझ सकते हैं। प्रोसेसेस में हम कह सकते हैं गतिशीलता का दृष्टिकोण देख सकते हैं, गतिशील स्तरीकरण देख सकते हैं, सहयोग देख सकते हैं, और प्रतिस्पर्धा का दृष्टिकोण देख सकते हैं। अब बात आती है कि सामाजिक परिस्थिति, इनकी एक तरह से उपयोगिता क्या है, इनको अध्ययन करने की ज़रूरत क्या है। यहाँ पर मुखर्जी साहब का एक कहना है कि अध्ययन करके हम विभिन्न क्षेत्रों में जो संतुलन है और कुछ क्षेत्रों में असंतुलन है, उन संतुलन और असंतुलन को एक तरह से संबंधित जो दृष्टिकोण है उनको जान सकते हैं, और उसमें एक तरह की रिपोर्ट, निष्कर्ष दिए जा सकते हैं। और इसको इन्होंने क्षेत्रीय समाजशास्त्र का नाम दे दिया। खासकर सामाजिक परिस्थिति के जरिए हम ये देख सकते हैं किसी किसी स्थान पर संतुलन दिखाई पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं पर असंतुलन दिखाई पड़ता है, और असंतुलन का जानकारी होने के बाद हम वहाँ के असंतुलन की समस्या को समाप्त करके एक नया रूप डेवलप कर सकते हैं। इसलिए हमको सामाजिक परिस्थिति का अध्ययन अति आवश्यक है। एक तरह से सामाजिक संतुलन के लिए इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है, यानी सामाजिक संतुलन स्थापित करने में, समाज में संतुलन उस रूप में, किस रूप में स्थापित हो सकता है, ये जानने का प्रयास किया जा सकता है। एक तरह से हमारी जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं भारत की खासकर, तो उन क्षेत्रीय समस्याओं को समझने में एक तरह से सोशल इकोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। केवल भारत ही नहीं, विश्व के अनेक स्थानों पर जो असंतुलन दिखाई पड़ता है तमाम प्रदेशों में, तमाम स्थानों पर,
तो उन स्थानों को हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चेंज आ रहा है। तो ये सोशल इकोलॉजी के जरिए हम समझ सकते हैं। इसको और डिटेल में समझने के लिए एक पुस्तक है, एक आर्टिकल कहा जा सकता है, ए जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी, और एक है द फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस। इसको इनका अध्ययन भी किया जा सकता है, जिससे कि सोशल इकोलॉजी का ये दृष्टिकोण और अच्छा क्लियर हो जाएगा। खासकर मुखर्जी साहब ये कहते हैं किसी पर्टिकुलर स्थान पर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा चराई बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा झाड़ियों का विनाश करना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक तरह से जो अंधाधुंध विनाश किया जाता है, अंधाधुंध झाड़ियाँ काटी जाती हैं, ज़्यादा चराई की जाती है, तो एक तरह से, और इसके साथ साथ खेती के जो गलत तरीके अपनाए जाते हैं उससे भी असंतुलन पैदा होता है। इस असंतुलन को रोका जा सकता है। इसके साथ ही साथ प्राकृतिक रूप से भी खासकर बाढ़ के कारण जो दृष्टिकोण आता है, इसके साथ साथ मिट्टी का कटाव वायु के कारण होता है। इन सब पर पारिस्थितिकी का दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया सकता है, जिन समस्याओं को समझ के एक तरह से वहाँ संतुलन पैदा किया जा सकता है। आज इतना ही।